वेलकम टू आवर संडे वीकली एडिटोरियल एनालिसिस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 21 से लेकर 25 जून के बीच में जो एडिटोरियल्स द हिंदू में पब्लिश हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम बेसिकली उसको एनालिसिस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम वही सारे एडिटोरियल्स को एनालिसिस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। ठीक, तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं द हिंदू का वीकली एडिटोरियल एनालिसिस। सो इसमें द पहला हमारा है इट इज़ टाइम इंडियाज़ प्लान्स ए हब एयरपोर्ट फ्लाइट पाथ, राइट। तो इसको हमको देखना है कि ये एडिटोरियल क्या बोल रहा है एक्चुअली। द कंट्री शुड मूव क्विकली एज फेवरेबल फैक्टर्स एंड अपॉर्चुनिटीज बैलेंस आउट द इम्पीडिमेंट्स। तो ठीक है, अभी हब एयरपोर्ट फ्लाइट पाथ के बारे में बात कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर हम एडिटोरियल्स को हम लोग है ना थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो ओके, राइट। तो ये हमारा हब एयरपोर्ट फ्लाइट पाथ इंडिया को क्यों ज़रूरी है बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हब एयरपोर्ट होता क्या है एक्चुअली में, राइट। तो हब एयरपोर्ट बेसिकली क्या होता है, ये वेव्स के कंसेप्ट पे काम करता है ना। वेव्स के कंसेप्ट का मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, इसका मतलब हो रहा है कि एक है ना, जैसे सपोज़ ये एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ़्लाइट्स आएंगी। सपोज़ ये सारे फ़्लाइट्स हैं, है ना, ये सारे फ़्लाइट्स हैं। ये फ़्लाइट्स वेव के फॉर्मेशन में यहाँ पे आ रही है। सारे फ़्लाइट्स यहाँ पे लैंड की और 1-2 घंटे के बाद सारे फ़्लाइट्स डिफरेंट लोकेशंस में चली गई, मतलब डेस्टिनेशंस में चली गई। इसको बोलते हैं वेव। मतलब इनकमिंग वेव, आउट गोइंग वेव। यानी इनकमिंग होगा, बहुत सारे फ़्लाइट्स आपके लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे, ठीक है, और उसके 1-2 घंटे बाद बहुत सारे फ़्लाइट्स डिपार्चर हो जाएंगे एयरपोर्ट से। इसी को बोलते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ वेव्स। अब यही है आपका हब एयरपोर्ट का कंसेप्ट। यानी कि क्या बोल रहा है बेसिकली कि यहाँ पे वेव ऑफ इनकमिंग फ़्लाइट अराइव्स होगा और उसके 1-2 घंटे बाद आउट गोइंग फ़्लाइट डिपार्ट्स होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हब एयरपोर्ट। हमारा वेव के कंसेप्ट पे काम करता है। अब इसमें हबिंग के एक कंसेप्ट है, हबिंग करके, ठीक है। तो हबिंग में क्या होता है बेसिकली, आपका पेयर्स बनता है, फ़्लाइट का पेयर्स बनता है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ़्लाइट पेयर्स। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, एक डेस्टिनेशन, मतलब कहने का मतलब इनकमिंग आने का और यहाँ से जाने का, तो इसका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। एंड वाइडर चॉइस ऑफ डेस्टिनेशंस फ्रीक्वेंसीज फॉर कनेक्टिंग पैसेंजर्स। अभी पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे सुविधा हो गई है ना। हबिंग से क्या होगा, पैसेंजर्स क्या होगा, उनके पास डेस्टिनेशंस के चॉइसेस बढ़ जाएंगे उनको, ठीक है। और वो क्या करेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब उनको यहाँ पे हबिंग से एक बेनिफिट ये भी है बेसिकली कि कस्टमर्स को, या फिर जिसको फ्लायर्स बोल सकते हैं या ट्रैवलर्स बोल सकते हैं, उनको ज़्यादा स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे। वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, है ना, 1-2 घंटे का ही स्टे करना पड़ेगा और उनको वहाँ से उनको फेवरेबल उनका फ़्लाइट मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हबिंग कंसेप्ट। इसमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होगा आपका फ़्लाइट पेयर्स का, ठीक है। फ़्लाइट पेयर्स का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होगा, जिससे कारण जो पैसेंजर्स हैं उनको डेस्टिनेशन को चूज़ कर, उनके पास ज़्यादा चॉइसेस ऑफ डेस्टिनेशंस होंगे, ठीक है, चूज़ करने के लिए। तो इसको बोलते हैं हबिंग कॉन्सेप्ट और हब एयरपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी ग्लोबली है। कौन कौन से एग्जांपल्स है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एयरपोर्ट और एयरलाइन, जैसे लंदन का एयरपोर्ट हो गया और उनका ब्रिटिश एयरलाइंस, ठीक है, ये एक हब एयरपोर्ट के कंसेप्ट को शो करता है। उसी तरह से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है और उनका अमेरिकन एयरलाइंस है, डेल्टा एयरलाइंस है। तो ऑलरेडी बहुत सारे एयरलाइंस हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 को ही मेंशन किया है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ग्लोबल एग्जाम्पल एक सेट कर रहा है बेसिकली। अब इंडिया को भी इसी प्लान पे काम करना है, इसी मॉडल पे काम करना है, और हमारा जो एयरपोर्ट है इंडियन के एयरपोर्ट को भी हब एयरपोर्ट में शामिल करना है। क्यों इसको विन विन फॉर ऑल बोला जाता है हब एयरपोर्ट को, यानी हब एयरपोर्ट अगर हो तो इसके विन विन फॉर ऑल ने सभी के लिए ये विन विन सिचुएशन क्यों कर रहा है बेसिकली। सबसे पहले क्या होता है कि एयरपोर्ट्स को बेनिफिट मिलेगा। तो एयरपोर्ट को बेनिफिट कैसे मिलेगा, पहले सबसे पहले क्या होगा उनके पास कि उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगा दूसरे एयरपोर्ट के साथ। एयरपोर्ट तो ऑलरेडी हब एयरपोर्ट बन जाएगा। हब एयरपोर्ट के साथ दूसरे जो टायर 1, टायर 2 या 3 के जो एयरपोर्ट्स होते हैं बेसिकली, उसके साथ भी इसका कनेक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ भी इसका कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी हम बढ़ गया एयरपोर्ट्स को,
ठीक है। अब जैसे ही कनेक्टिविटी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे लैंड करेंगे, है ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैंड करेंगे यानी पैसेंजर लैंड करेंगे तो क्या होगा, उनको रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, एयरपोर्ट के इकोसिस्टम भी इंक्रीज़ होगा। एयरपोर्ट का इकोसिस्टम कैसे इंक्रीज़ होगा, है ना, एयरपोर्ट का इकोसिस्टम भी कैसे इंक्रीज़ होगा, क्योंकि सिर्फ पैसेंजर प्लेन थोड़ी ना लैंड करने वाले हैं, इसके साथ वो कार्गो प्लेन भी लैंड करेंगे, ठीक है। जब कार्गो प्लेन लैंड करेंगे तो वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होगा, है ना, लोडिंग अनलोडिंग भी होगा, राइट। अब वहाँ पे अब प्लेन क्या होंगे, आपको फ्लाइट का मेंटेनेंस करना पड़ता है, फ्लाइट का रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग होता है, फ्यूलिंग होता है, ठीक है, और भी जो बेसिक सर्विसेज जो पैसेंजर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा एयरपोर्ट इकोसिस्टम इसमें क्या होता है, इफेक्ट होगा, उनको इंक्रीज़ होगा, बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स लैंड करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा एयरपोर्ट को, और एयरपोर्ट का दूसरे एयरपोर्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा यहाँ पे। तो इसलिए एयरपोर्ट का बेनिफिट्स तो यहाँ पे दिख रहा है हमको, ठीक है। साथ ही साथ एयरलाइंस का क्या बेनिफिट होगा, एयरलाइन को क्या करेगा, अब एयरलाइंस क्या हो गए, पे सिटी को क्या करेंगे, सर्व कर पाएंगे, यानी कि पेयर्स में सर्व कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक सिटी को सर्व किए, उसके बाद उनके पास दूसरे सिटी को सर्व कर पाएंगे यहाँ से। तो इनको जो क्या हो रहा है, पेयर्स में सर्व कर रहे हैं, यानी कि अभी कैसा हो रहा है, अभी पैसेंजर्स क्या है, पैसेंजर को डेस्टिनेशन चाहिए, पैसेंजर आएगा यहाँ से डेस्टिनेशन वहाँ पे जाने का, तो अब क्या करेगा, उसको पैसेंजर को यहाँ पे लैंड कराएगा हब एयरपोर्ट पे, हब एयरपोर्ट से फिर उसको 1-2 घंटे के बाद डिफरेंट उसको जो भी उसका डेस्टिनेशन वहाँ पहुँचा देगा। फिर इस तरह से क्या होगा, दूसरे डेस्टिनेशन पहुँचा देगा, डिफरेंट पैसेंजर को डिफरेंट डेस्टिनेशन पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये एक हब एयरपोर्ट, यहाँ पे कार्गोस प्लेन लैंड होंगे, यहाँ पे पैसेंजर्स प्लेन लैंड्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली एयरलाइंस को क्या करेंगे, एयरलाइंस सिटीज़ को सर्व कर पाएंगे, है ना, उनको सर्व करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। अब फ्लायर्स और ट्रैवलर्स है, उनको क्या बेनिफिट होगा, उनको भी बेनिफिट होगा, उनके पास क्या होगा, चॉइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं फ्लायर्स हूँ या ट्रैवलर्स में आता हूँ तो मेरे पास चॉइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, हमें डेस्टिनेशन को चूज़ करने के ज़्यादा चॉइसेस बन जाएंगे, ठीक है। हमारा टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी फ्लाइट्स का वो सब भी हमारा बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए फ्लायर्स और ट्रैवलर्स को इसमें बेनिफिट है। साथ ही साथ क्या होगा, कॉस्ट भी कम जाएगा। किस तरह का कॉस्ट करेंगे, एंसिलरी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे एयरपोर्ट है, अब यहाँ से ट्रैवलर यहाँ पे आया, अब इसको जाना है एक डेस्टिनेशन यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो अब इसको जाने के लिए उस समय फ़्लाइट अवेलेबल होना चाहिए, अगर फ़्लाइट अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसको स्टे करना पड़ेगा, अगर स्टे करेगा तो आसपास के होटल में रहेगा या फिर फ्लाइट एयरपोर्ट में रहेगा या आसपास के होटल में रहेगा, तो ऑब्वियसली उसको खर्चा उठाना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। तो वो जो खर्चा है वो उसका बच जाएगा, उसको 1-2 घंटे के बाद यहाँ से उसको फ़्लाइट अवेलेबल मिल जाएगा। जब हब एयरपोर्ट बन जाएगा तो फ़्लाइट का जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ जाएगा ना, डेस्टिनेशंस है उसमें ज़्यादा आपके कनेक्टिविटी बढ़ जाएंगे। तो जो पहले जो मान लो फ़्लाइट का जो डेस्टिनेशन का जो आपके अवेलेबल जो फ़्लाइट्स थे उनका जो संख्या उनमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इससे कारण क्या होगा, बेसिकली उनका जो ट्रैवलर्स के जो एंसिलरी कॉस्ट है वो कम जाएगा, क्योंकि अब उनको टाइम नहीं लगने वाला है यहाँ पे 1-2 घंटा ही रुकेगा, 1-2 घंटा का ही डिले होगा और उनको उनका डेस्टिनेशन फ़्लाइट मिल जाएगा। इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, अभी क्या होता है, एयरपोर्ट अगर कहीं बनता है तो एयरपोर्ट के साथ सिर्फ एयरपोर्ट से फोर्स मल्टीप्लायर होता है। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली एक एयरपोर्ट बनेगा तो उसके में क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगा, वहाँ पे लोग काम करेंगे तो जॉब्स भी क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेगा, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है, बिजनेसेस बढ़ेंगे, ट्रेड बनेंगे, है ना, टूरिज़्म होगा, कल्चर होगा। क्योंकि हवाई एयरपोर्ट से क्या होगा, बेसिकली डिफरेंट डेस्टिनेशन जाएंगे, डिफरेंट स्टेट्स में जा सकता है, टूरिज़्म बढ़ सकता है, कल्चर हो सकता है डिफरेंट, है ना। तो इससे क्या होगा, दूसरे जो सेक्टर्स हैं जैसे सपोज टूरिज़्म सेक्टर को इंक्रीज़ हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ट्रेड बढ़ सकता है, कार्गो प्लेन लैंड होगा तो उससे क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा। तो इससे क्या, गवर्नमेंट को ये पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट को देख रहा है कि अगर एयरपोर्ट बन जा रहा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकता है ना। तो इसको क्या हो, इसको बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब एक चीज़ का होने से दूसरे चीज़ पे किस तरह से अफेक्ट होना, यानी एक चीज़ के होने से इससे मल्टीपल चीज़ अफेक्ट हो जाती है ना। तो एक हब एयरपोर्ट के बनने से इससे जो मल्टीपल चीज़ जो अफेक्ट हो रही है, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी होना, जॉब होना, इन्वेस्टमेंट होना, बिजनेस एंड ट्रेड, है ना, टूरिज़्म, कल्चर, ये सारे सेक्टर में क्या हो रहा है, अफेक्ट करना
तो इसको हम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से इसको हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ओके, इस तरह के चीज़ से फोर्स मल्टीप्लायर एयरपोर्ट हमारा फोर्स मल्टीप्लायर को बढ़ोतरी कर रहा है। तो 3 बेसिक आपका रिक्वायरमेंट है बेसिकली, है ना, एक मेजर हब एयरपोर्ट बनाने के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए हमको। पहली बात चाहिए कि सफिशिएंट लोकल कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, लोकल कंज्यूमर डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब डिमांड ही नहीं होगा तो हब एयरपोर्ट में अगर लोग आएंगे ही नहीं, या यानी कि जिनको सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है हब एयरपोर्ट के थ्रू, तो जब जाएंगे नहीं तो फिर हब एयरपोर्ट को बनाने का, इस पे जो इन्वेस्टमेंट होगा, फिर इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट भी निकाल नहीं पाएंगे उनके पास, फिर प्रॉफिट ही नहीं होगा फिर। इसलिए कंज्यूमर का डिमांड होना बहुत ज़रूरी है, और इंडिया में ऑलरेडी है। इंडिया में लोकल कंज्यूमर डिमांड एयरपोर्ट के रूप में बहुत है, एयरलाइंस पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लोकल कंज्यूमर डिमांड हो गया। गुड जोग्राफिकल लोकेशन, ऑब्वियसली इंडिया जोग्राफिकल लोकेशन के मामले में रिच है, तो हमारे लिए ये दोनों हमारा फेवर में आता है, सफिशिएंट लोकल कंज्यूमर डिमांड और गुड जोग्राफिकल लोकेशन। तीसरा है हमारा कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट हाई वॉल्यूम ट्रैफिक। ठीक है, हमारा इसमें हमको देखना है कि जो ट्रैफिक होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हब एयरपोर्ट बनने के बाद दूसरे देशों से लोग आएंगे। ठीक है, दूसरे देशों से ले आएंगे तो क्या होगा, क्या हमारा एयरपोर्ट उस तरह का ट्रैफिक को, उस तरह के जो ट्रैफिक होने वाले उसको सस्टेन कर पाएगा क्या, उसको संभाल पाएगा क्या, है ना, या सपोर्ट कर पाएगा क्या। तो उसके लिए हमको क्या है, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, जो कि अभी नहीं है फिलहाल इंडिया में। तो इस पे हमको ध्यान देना है, इस पर्टिकुलर चीज़ पे हमें ध्यान देना है, इस गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान देना है कि एक हाई वॉल्यूम ट्रैफिक को सपोर्ट करने के लिए नेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसको मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। ठीक है, बाकी 2 का तो हमारे पास ऑलरेडी है, लोकल कंज्यूमर डिमांड और जोग्राफिकल लोकेशन। सिर्फ और सिर्फ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है। ठीक, नाउ इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है इसमें, कि इंडिया को क्या कुछ फेवर कर रहा है, फैक्टर जो इंडिया के फेवर्स में है, राइट, फैक्टर्स है, कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको हमको देखना है, तब जाके ये हमारा कवर हो जाएगा। तो इंडिया का पर्सपेक्टिव हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स जो इंडिया के फेवर में आता है। पहली बात देख रहे हैं कि हमारा जो डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, या डायस्पोरा कहने का मतलब हो रहा है ट्रांसनेशनल कम्युनिटी, यानी कि हमारे जो इंडियंस हैं, इंडियन डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, तो उसमें इंडियंस फैले हुए हैं पूरे। तो करीब 18 मिलियन इंडियंस फैले हुए हैं पूरे कॉन्टिनेंट में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में। अब वहाँ से इंडियन का आना है ना, तो इससे क्या होगा बेसिकली, हब जो ट्रांस एयरपोर्ट है उसमें इनको बहुत ज़्यादा हमको मदद मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ से लोग आएंगे, ऑब्वियसली वहाँ से लोग आके दूसरे जगह डेस्टिनेशन में जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा ट्रैफिक बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ दूसरा क्या है हमारा, कि हमारा जो लोकेशन है, यानी इंडिया जो लोकेशन है वर्ल्ड में बेसिकली, वो बिजी इंटरनेशनल एयर कॉरिडोर्स में आता है। ठीक है, इंडिया का लोकेशन बिजी इंटरनेशनल एयर कॉरिडोर्स में आता है, यानी कहने का मतलब है कि जो यूरोप हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया या गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, अगर है सपोज़ इधर यूरोप आपका गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए इस तरह के, और ये हमारा इंडिया का लोकेशंस है। ठीक है, और इधर अगर इंडोनेशिया हो गए, मलेशिया हो गया, ठीक है, इधर आपका साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, तो अगर उसको यहाँ से इधर जाना है तो इंडिया के थ्रू होके ही जाएगा। ठीक है, या यहाँ से यहाँ जाना है, यानी कोई भी जाएगा, प्लेन भी जाएगा, कार्गो प्लेन जा रहा हो या पैसेंजर प्लेन जा रहा हो, तो क्या होगा, इंडिया के थ्रू होकर जाना, इंडिया के जोग्राफिकल लोकेशन के थ्रू होकर जाना पड़ेगा, यानी कि इंडिया में उसको लैंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया में लैंड करेगा बेसिकली, तो क्या होगा बेसिकली, कार्गो प्लेन लैंड कर रहा है, कार्गो प्लेन लैंड करेगा किस लिए, अनलोडिंग के लिए भी हो सकता है, ट्रेड बिजनेस के लिए भी हो सकता है, या फिर रिफ्यूलिंग के लिए भी हो सकता है, या फिर रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए भी हो सकता है ना। तो और साथ ही साथ ठीक है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली जो हमारा जो लोकेशन है वो इंटरनेशनल एयर कॉरिडोर्स जो है बहुत ही बिजी लोकेशन में है, तो ये हमारे फेवर में है एक्चुअली। साथ ही साथ क्या है, इंडिया का जो लैंड मास है वो दुनिया का 7वां लार्जेस्ट है, तो हमें हब एयरपोर्ट बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा हब एयरपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लैंड मास की कमी नहीं है। राइट, इंडिया हैव ए 7th लार्जेस्ट लैंड मास, तो हम एयरपोर्ट बना सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर क्या हो रहे हैं, फेवर में है। साथ ही साथ क्या है कि एयरपोर्ट जो इंडिया में है बेसिकली, वो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है।
क्योंकि क्या है, अगर आप किसी एक अर्बन एरिया में देखोगे तो वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है एयरपोर्ट के मामले में। मैंने एक अर्बन एरिया के अंदर आपको एक ही एयरपोर्ट देखने को मिलेगा अक्सर, फिर दूसरे अर्बन एरिया में कुछ दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसके अर्बन एरिया में वहाँ पे आपको दूसरा आपको एयरपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है आपको एयरपोर्ट को लेकर के। तो इसलिए क्या है, बेसिकली जो इन्वेस्टर जो पैसा लगाएंगे अगर हब एयरपोर्ट में बनाने में, तो उनको रिस्क बहुत ही कम है, कंपटीशन नहीं है इसलिए रिस्क कम है। ठीक है, तो इन्वेस्टर को रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन नहीं है एयरपोर्ट के मामले में, क्योंकि बेसिकली ये पूरे के पूरे मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टर को इसमें कोई रिस्क दिखता नहीं है, यानी मिनिमम रिस्क है, तो ये फेवर में होता है बेसिकली। साथ ही साथ क्या है, जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो पूरे एयरपोर्ट ट्रैफिक को डिटरमाइन करता है। तो उसका जो प्रोसेस होता है, इसको एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही फेयर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये भी आपको क्या कर रहा है, आपके फेवर में है। इसका जो भी प्रोसेस किया जाएगा एयरपोर्ट ट्रैफिक डिटरमाइन, वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली। तो ये भी आपका फैक्टर फेवर में करता है, ये फैक्टर आपका फेवर में है। और इम्पेडिमेंट्स क्या है, प्रॉब्लम्स हमारा क्या हो रहा है कि बेसिकली जब पीक आवर्स होता है ना, जब पीक आवर्स होता है तो जो हमारे मेजर एयरपोर्ट्स है बेसिकली वहाँ पे लैंडिंग स्लॉट की कमी पड़ जाती है। ये प्रॉब्लम्स है, इसको हमको रेक्टिफाई करना है कि जब पीक आवर्स होता है, स्पेशली जब पीक आवर्स होता है, तब जो एयरपोर्ट होते हैं मेजर एयरपोर्ट, सपोज दिल्ली हो गया है ना, कोलकाता के एयरपोर्ट हो गया, या फिर मुंबई एयरपोर्ट हो गए, तो यहाँ पे पीक आवर्स में क्या होता है, आपको लैंडिंग स्लॉट्स की कमी पड़ जाती है, तो इसको रेक्टिफाई करना है। साथ ही साथ क्या है, हाई कॉस्ट लो फेयर एनवायरनमेंट है ना, कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन जो फेयर है, यानी जो आपका पैसे जो ट्रेन जो प्लेन का जो फेयर है बेसिकली है ना, उसमें उसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, बहुत लो लग रहा है, लेकिन जो उसको मेंटेन का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। तो इस तरह के जो एनवायरनमेंट में क्या होगा, साथ ही साथ कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है आजकल एयरलाइन में, इंडस्ट्री में, इसी कारण एयरलाइन का जो बैलेंस शीट में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, और अल्टीमेटली एयरपोर्ट को ही हर्ट होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर एयरलाइंस अगर हर्ट हो रहा है तो इनडायरेक्टली आपको एयरपोर्ट को ही हर्ट करने वाला है। तो इसीलिए हाई कॉस्ट लो फेयर एनवायरनमेंट आपको क्या कर रहा है, आपको एयरलाइन को हर्ट कर रहा है और अल्टीमेटली एयरपोर्ट को हर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो क्या करता है, जो एयरपोर्ट के पास अवेलेबल लैंड्स होती हैं, बहुत सारे लैंड्स होती है अवेलेबल। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलता है ना, इन एयरपोर्ट ऑपरेटर को कि आप जो अपने जो अवेलेबल लैंड है उसको किसी दूसरे नन एरोनॉटिकल एक्टिविटीज़ में आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नन एरोनॉटिकल एक्टिविटीज़ में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, उनको रेवेन्यू कम जाता है। अगर वो नन एरोनॉटिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे तो उस अवेलेबल लैंड से वो रेवेन्यू कमा सकते थे, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि आप इन सब चीज़ लैंड को, जो आपके पास जो लैंड अवेलेबल लैंड है उसका आप यूज़ नहीं कर सकते नन एरोनॉटिकल एक्टिविटीज़ में। तो ये सारे कुछ इम्पीडिमेंट्स हैं, इसको रेक्टिफाई करना भी ज़रूरी है हमको। साथ ही साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि हमें डेवलप करना पड़ेगा इंटर मॉडल कनेक्टिविटी। इंटर मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब हो रहा है कि रेल या रोड को एयर के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर मॉडल कनेक्टिविटी। साथ ही साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसका मतलब हो रहा है कि वेयर हाउस प्रोवाइड करना, वेयर हाउस। ठीक है, लॉजिस्टिक सपोर्ट करना, वेयर हाउस। मान लो कार्गो प्लेन आया, उसके सामान का लोड हुआ तो उसके लिए वेयर हाउस चाहिए होगा हमको, है ना, और इंटर मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कि हब एयरपोर्ट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, टायर 2 या 3 एयरपोर्ट के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। हब एयरपोर्ट है, अब कहीं पे टायर 2 या 3 एयरपोर्ट है, उसके साथ इसको पार्टनर कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथ ही साथ जो अलाइड एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कार्गो का हैंडलिंग करना हो गया, या फिर मेंटेनेंस या रिपेयर ऑपरेशंस हो गए, इसको क्या करना और बढ़ावा देना, इंक्रीज़ करना है। जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ का रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना। तो रेवेन्यू बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो एयरपोर्ट क्या होगा, एयरपोर्ट आपका क्या होगा, आपको प्रॉफिट में आएगा ऑब्वियसली। डिमांड बढ़ेगा, डिमांड वहाँ पे होगा तो सर्विसेज अच्छे प्रोवाइड करेंगे उन लोग। ठीक है, तो ये है कुछ अपॉर्चुनिटीज़। तो बेसिकली ये आपका जो था हब एयरपोर्ट, है ना, इंडिया में क्यों ज़रूरी है,
ठीक है, तो इंडिया का इसका अभी टाइम है कि इंडिया की हब एयरपोर्ट का जो पाथ है उसको बनाए, ठीक है। तो ये इंडिया में आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कवर अप कर लिया है हब एयरपोर्ट का फ्लाइट पाथ का। तो इस एडिटोरियल में बस इतना ही था। ये बेसिकली आपका ये है ना, इंडियंस प्लान्स टू हब एयरपोर्ट फ्लाइट पाथ। तो ये हमने कवर कर लिया पूरा का पूरा। हब एयरपोर्ट क्या है, हबिंग क्या है ना, किस तरह से फोर्स मल्टीप्लायर होगा अगर एयरपोर्ट बनता है तो, इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है ना, ये विन विन सिचुएशन क्यों है सबके लिए, है ना, इसमें फैक्टर्स क्या जो हमें फैक्टर जो फेवर में है, इम्पेडिमेंट्स क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो हमने पूरा का पूरा इस आर्टिकल्स को एब्जॉर्व कर लिया एकदम, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसलिए हमने इसको लिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपका एडिटोरियल है आपका ये द एडवेंट ऑफ एब्सोल्यूट चायोस इन नरेगा। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट है। नरेगा हम लोग ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, जब हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस होता है उसमें हमने नरेगा को बहुत बार कवर किया है। फिर भी मैं आपको एक छोटा ब्रीफ में इसको आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो आपका 2005 में आया था, ठीक है, उसको फिर इसको कर दिया गया MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, ठीक है, गारंटी एक्ट। इसमें क्या है बेसिकली आपको 100 डेज का काम मिलता है, राइट, 100 डेज का 100 डेज का काम मिलेगा आपको, ठीक है। 5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में मिलेगा, है ना। और अगर आपको काम नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट है ना अलाउंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली इसका 1/3 जॉब आपका वुमेंस के लिए इसको क्या क्या गया है, रिजर्व करके रखा गया है। अब बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, ग्राम पंचायत करता है, ठीक है। तो जितने भी एडल्ट्स हैं, यानी कि बेसिकली इसको रूरल एक्टिविटीज़ में यानी रूरल एरियाज़ में इसको लागू किया जाता है। और जो वहाँ पे जो फैमिली है, फैमिली में से एटलीस्ट एक पर्सनस को इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, यानी कि राइट टू वर्क का अधिकार है आपके पास, राइट टू वर्क, ठीक है। तो ये तो नरेगा के बारे में था। लेकिन ये जो आपका एडिटोरियल है, ठीक है, इसके अंदर बोला गया है कि जो ऐप है सॉल्यूट उसके कारण कायोस हो चुका है। तो क्या कायोस हुआ है उसको देख लेते थोड़ा सा। जो न्यू नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसी कारण प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हमको देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसको किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्रॉब्लम के कारण क्या हो रहा है, जो राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क वो इरोड हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, बस ठीक है। तो बेसिकली आपका ये क्या ये जो आपका नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो ऐप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लेके आया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD, ठीक है। तो MORD ने क्या किया है बेसिकली आपका ये मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च किया है। अब इसने MORD ने ये भी बोला है कि ये अब मैंडेटरी होगा, यानी कि जहाँ भी नरेगा वर्क साइट्स होंगे और जहाँ भी 20 वर्कर से ज़्यादा हैं, 20 वर्कर से जहाँ भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे इस ऐप को यूज़ करना ही है, ठीक है। और इस ऐप में क्या होता है बेसिकली, पहले क्या होता है मैनुअल अटेंडेंस हुआ करता था, ठीक है। अब इस ऐप के थ्रू आपका मैनुअल अटेंडेंस नहीं होगा, ठीक है। तो मैनुअल अटेंडेंस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का कहना है कि इस ऐप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रांसपेरेंसी किया जाएगा, यानी कि जो नरेगा में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था तो उसको
और रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक ऐप लेके आया जिसका नाम रखा गया नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप। ठीक है, इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा ये जो काम करने में, जो जिन्होंने काम किया उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और उनको जो वेज मिलता है वो टाइम पे मिलेगा। ठीक है, ये उसका मेन उसका ये था, एम है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो आपको रियल टाइम आपको फ़ोटो लेता है ऐप। ठीक है, ये ऐप है जो रियल टाइम फ़ोटो लेगा और अटेंडेंस भी आपको लेगा हर एक वर्कर को, जियो टैग अटेंडेंस भी लेता है। ठीक है, हाँ, पूरे डे में, यानी डे के हाफ में, हर एक हाफ में एक अटेंडेंस लेता है, यानी 2 अटेंडेंस लेता है। ठीक है, तो और जियो टैग अटेंडेंस ले रहा है और क्या रहा है, रियल टाइम फोटोग्राफ ले रहा है। ये है आपका ऐप करता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इससे प्रॉब्लम हो रहा है बेसिकली। ठीक है, प्रॉब्लम ये हो रहा है बेसिकली आपका कि जो ऐप है बेसिकली, तो ऐप में चैलेंजेस क्यों है, क्योंकि ऐप को चाहिए स्टेबल नेटवर्क। ठीक है, ऐप को जब ऐप रन करता है तो उसको स्टेबल नेटवर्क चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको मिल नहीं पा रहा है स्टेबल नेटवर्क। क्योंकि सपोज़ आप अगर झारखंड हो गए या केरला के में भी यहाँ से कंप्लेन ये आए हैं लोगों का, जो वहाँ पे जो काम करते हैं, क्योंकि उनका अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है। क्योंकि स्टेबल नेटवर्क ना होने के कारण क्या होता है, उनका अटेंडेंस नहीं हो पाता है। और जब उनका अटेंडेंस नहीं हो पाता, साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बोल दिया है कि आपके पास कोई आप फिजिकल अटेंडेंस नहीं लोगे, तो उनके जब अटेंडेंस हो नहीं पाता तो उन्होंने जो काम किया है, ठीक है, तो उनका वेज नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ वो ये प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो उन्होंने काम किया है, क्योंकि फिजिकल अटेंडेंस वाला तो रूल ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो चुकी है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये जो आपका ये अटेंडेंस लेता है किस तरह से, जियो टैग करके लेता है अटेंडेंस। ठीक है, और आपको अटेंडेंस आपको लेता है जब आप वर्क साइट पे आप रहोगे तब, राइट, पूरे दिन आप अगर वर्क साइट पे रहोगे तभी ये आपका अटेंडेंस काउंट करेगा, राइट, ये आपका ऐप। तो इससे क्या हो रहा है, जो महिलाएं हैं या फिर जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या होता है, उनको पूरा टाइम आपको वर्क साइट पर रहना पड़ेगा नरेगा का, लेकिन उनके साथ उनके उनके घर में भी तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो उसके कारण क्या होते हैं कि वो उनका अटेंडेंस नहीं हो पाता, क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ देर काम किए नरेगा साइट पे, फिर घर लौट आते हैं, फिर घर का काम करते हैं, फिर घर का काम ख़त्म करके फिर से नरेगा साइट पे जाते हैं। लेकिन नरेगा का जो ऐप है, ऐप बोल रहा है कि आपको पूरे के पूरे दिन आपको यहाँ पे रहना है, नरेगा साइट पे रहना है, नहीं तो आपका अटेंडेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है लोगों के अंदर, लोगों में। ठीक है, इससे कारण उनका अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है, अटेंडेंस नहीं हो पा रहा है तो उनको वेजेस उनको नहीं मिल पा रहा है, जो काम भी कर रहे हैं लेकिन उनको वेज नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया है, क्योंकि ये आपको नरेगा मेट्स को भी अफेक्ट कर रहा है। नरेगा मेट्स में क्या होता है बेसिकली, इनका नरेगा मेट का जो रोल है, इनका काम क्या है कि जो लोकल वुमेन होते हैं उनका काम क्या है कि अटेंडेंस को मैनेज करना, ठीक है, और किस तरह से काम हो रहा है उसको देखना, तो उसको बोलते हैं मेट, नरेगा मेट। ठीक है, और नरेगा मेट के लिए क्या, आपके पास एक स्मार्टफोन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अटेंडेंस ले पाओगे ना, क्योंकि अभी तो सब पूरा का पूरा इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, तो तभी तो कर लोगे। लेकिन जो वुमेन होते हैं उनके पास तो स्मार्टफोन होते नहीं हैं, मतलब कम होते हैं बेसिकली, तो वुमेंस के लिए ये एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलने लग गया, मेन को मिलने लग गया यहाँ पे प्रेफरेंस, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी इसको ठीक कैसे करें, मतलब ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, इस ऐप में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कैसे करें। इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोशल ऑडिट करना पड़ेगा, हमको सोशल ऑडिट को बढ़ावा देना है, राइट। क्योंकि एक तो ऐप जो महिलाएं हैं या फिर जो पुरुष हैं जो उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं हैं, तो इस ऐप को, इस टेक्नोलॉजिकल ऐप को चलाने में भी उनको प्रॉब्लम, तो इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोशल ऑडिट करना पड़ेगा। सोशल ऑडिट करने का मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, ये बेसिकली आपका सिटीजन सेंट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जहाँ पे सिटीजन क्या होते हैं, जो पंचायत के जो लोग होते हैं, राइट, उनका डायरेक्ट रोल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो किस तरह से वो फंक्शन हो रहा है नरेगा का,
तो वो सारे क्या करते हैं, पंचायत के लोग करते हैं, और वहाँ पे इसका ऑडिट भी पंचायत के लोग ही करेंगे। तो इसको अगर हम ठीक कर लें, सोशल ऑडिट को अगर ठीक कर लें, तो ये जो आपको आपका जो ऐप का उतना ज़रूरत भी नहीं है आपके पास। ठीक है, इससे क्या हमारा बेसिक चीज़ तो ये है ना कि नरेगा में जो वर्कर्स हैं उनका काम सही से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी सही से हो, करप्शन कम से कम हो। ठीक है, यही हमारा बेसिक उद्देश्य है। अगर इसको सोशल ऑडिट से अगर वो पूरा हो जाता है तो इस ऐप का उतना ज़रूरत भी नहीं है। तो बेसिकली ये ट्यूटोरियल आपको ये बोल रहा है। ठीक है, तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ठीक है, यहाँ से तो ये भी कवर अप होगा, ये आपका ट्यूटोरियल भी आपका कवर अप हो चुका है। ठीक है, तो इस आपका एडिटोरियल सेशंस में बेसिकली ये 2 ही एडिटोरियल्स तो थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, बाकी कोई एडिटोरियल्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ठीक है, तो इस वीक में बस इतना ही। अगला एडिटोरियल्स जो होगा वो अगले वीक आएगा, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट उस पर्टिकुलर वीक में जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स रहेंगे उसको हम लोग उस पर्टिकुलर वीडियोस में शामिल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।